Good morning, students. चैप्टर थर्ड सिविक्स, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. हमने ये कल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स. और डिफरेंट टॉपिक्स आर वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड रोल ऑफ द पार्लियामेंट टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग्स. ये कुछ पार्लियामेंट के फंक्शंस थे. ये इनको आज हम डिस्कस करेंगे. We had already discussed why should people decide and people and their representative or role of the parliament. कुछ इसके फंक्शंस दिए हैं पार्लियामेंट के. टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, और टू सेलेक्ट इसके फंक्शन से पहले हमने कल राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी कुछ पढ़ा था कि फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन थे वो मैंने आपको कल बताया था कि नवंबर 1951 टू फेब 1952 तक चले थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन. राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा जो है वो 3 अगस्त 1952 को और लोकसभा 6 मई 1952 को क्रिएट की गई थी. इसके मेंबर्स के बारे में मैंने बताया था कि इसमें राज्यसभा जो है उसमें 245 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में 545 मेंबर्स इसमें होते हैं. इनके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था. कुछ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा में और क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, तो अगर पूछे कि व्हाट इज़ द कोर, उसको क्या कहा जाता है, लोकसभा को और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कह सकते हैं और जो राज्यसभा है उसको काउंसिल ऑफ द स्टेट कह सकते हैं. हाउस ऑफ द पीपल जो है लोकसभा, वेयर पीपल who are qualified to vote can elect their representative by way of the direct elections. डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेते हैं वो एक लोकसभा ही होती है. और जो काउंसिल ऑफ द स्टेट है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. ये सारे राज्यसभा में आते हैं. ये इसका मीनिंग एक तरह से हो जाता है कि कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेम, इसका मीनिंग क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि वेयर पीपल हु आर क्वालिफाइड टू वोट कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वे ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस. थर्ड, इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द हाउसेस. इन हाउसेस की टर्म क्या होती हैं. तो जो राज्यसभा है उसकी लोकसभा जो है उसकी टर्म है 5 इयर्स और राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी होता है. और भी डिफरेंस हो सकता है कि वो हेड्स ऑफ द हाउसेज, इन दोनों जो हाउसेज हैं इनके हेड कौन होते हैं. तो लोकसभा का हेड जो है वो एक स्पीकर होता है और लोकसभा का जो स्पीकर है वो पहले सुमित्रा महाजन थी, लेकिन अभी फ़िलहाल करंटली ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर हैं. अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द हाउसेज, वो राज्यसभा का प्रेसिडेंट होता है. वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इसको कंडक्ट करता है. अगला बन सकता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर. लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए. तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 45 ईयर होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए. लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए. व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है दोनों हाउसेज की. तो दोनों हाउसेज की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 542 मेंबर्स होते हैं और जो राज्यसभा है उसमें 250 मेंबर्स हमारे होते हैं. नेक्स्ट बन सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हाउसेज. फंक्शंस क्या हैं इन हाउसेज के. तो ऑल बिल्स, जो सारे के सारे जो बिल्स होते हैं ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा मोस्टली एंड आफ्टर पासिंग थ्रू आउट द राज्यसभा, दे आर रिटर्न फॉर द लोकसभा अप्रूवल. अप्रूवल मीन्स मंजूरी के बिना, मंजूरी अगर उसकी मिलती है तभी हम उसको बनाते हैं. इट प्लेज अ मेजर रोल इन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में इसका एक इम्पोर्टेंट एक मेजर रोल होता है. और राज्यसभा जो है एक स्पेशल पावर रखता है टू अनाउंस दैट इट इज़ द रिक्वायर्ड एंड इन द नेशनल
interest that the parliament may make laws with the respect to a matter in state list or the create by laws one or more all India services common to the union and the state, union territories and the state। मतलब राज्यसभा जो लोकसभा है वो बिल जब पास करती है तो कॉमनली जब तक राज्यसभा पास नहीं करेगी जब तक वो आगे नहीं जाएगा। इस तरह जो लोकसभा है उसका भी और राज्यसभा है उसका भी अपनी अपनी दोनों की ही अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। नाउ वी मूव टू द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो पार्लियामेंट है उसके 3 कंसिस्ट होते हैं इंडिया में। एक तो उसके 3 सतर होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस a list is prepared showing how many MPs belong to the each political party। लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है और उस लिस्ट में जो MPs हैं उनको शो किया जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कितने MPs हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी टू इलेक्टेड MPs। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसमें MPs की मेजॉरिटी उसको चाहिए। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, ये इसमें हमारी जो लोकसभा है उसके मेंबर्स की बात की है कि 543 मान लो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 2 इसमें प्लस एंग्लो इंडियन भी नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। मेंबर्स इन लोकसभा में इतने मेंबर्स होते हैं। टू हैव ए मेजोरिटी ए पार्टी शुड हैव ए लिस्ट हाफ ए नंबर दैट इज़ 272 मेंबर्स और मोर। तो कहते हैं कि जो लोकसभा में उनकी मेजोरिटी के लिए कम से कम 272 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, तभी उनको मेजोरिटी मिल सकती है। अगर उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाते। द ओपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाई ऑल द political parties that oppose the majority party coalition formed. The largest amongst these parties is called the opposition party। कोई जो opposition पार्टी होती है पार्लियामेंट में, अगर मान लो किसी को मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है, मेजोरिटी मतलब 272 मेंबर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं आ पाते हैं, तो जो दूसरी जो पार्टीज होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो सारी की सारी मिलके अपनी एक गवर्नमेंट बना लेती हैं जिसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। और वो जिसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहा। और पार्लियामेंट में जिस ग्रुप को मेजॉरिटी मिलती है और उसका अपोज करने वाले जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उसको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है, विरोधी पार्टी उसको कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। और जो लोकसभा जो है उसका मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना है। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट इन ए ग्रुप ऑफ द पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव है वो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि ग्रुप्स ऑफ द पीपल, ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मिलकर जो लॉज बनाते हैं और लॉज बना के जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं उस ग्रुप को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। जब भी हम गवर्नमेंट वर्ड का यूज करते हैं तो सबसे पहले उसमें एग्जीक्यूटिव ही आती है। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो अभी हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं
वो रूलिंग पार्टी जो है उसके हेड होते हैं, वो लोकसभा के भी हेड होते हैं। From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects the ministers to work with her to implement the decisions. जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सिलेक्ट द अदर मिनिस्टर्स, वो दूसरे मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और मिलकर सारे इम्प्लीमेंट द डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज of the different areas of the government functioning like health, education, finance etc. और यही मिनिस्टर जो हैं गवर्नमेंट में दूसरे फंक्शंस करते हैं, मतलब वो कोई हेल्थ मिनिस्टर बनता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर किसी को बनाया जाता है, किसी को फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाया जाता है। इस तरह से डिफरेंट एरियाज में अलग अलग फंक्शंस वो करते हैं। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. जब रिसेंट जब टाइम था तो सिंगल जो पार्टी थी अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। Then they join together the different political parties who are interested in the similar concern to form what is known as the coalition government. अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं वो मिलके गवर्नमेंट बना लेती हैं और उस गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। गठबंधन की सरकार भी उसको कहा जाता है। राज्यसभा functions primarily as the representative of the state of the India in the parliament। और राज्यसभा जो है वो भी स्टेट रिप्रेजेंट करती है इंडिया में, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। द राज्यसभा एंड ऑल्सो इनिशिएट द लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। जो राज्यसभा जो है जब रिक्वायर्ड होती है तो राज्यसभा जो है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ राज्यसभा जो है कोई भी लॉज बनाने का भी प्रस्ताव पास कर सकती है और किसी भी बिल को कानून के रूप में लॉ बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसको जो राज्यसभा है उसकी अप्रूवल मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर राज्यसभा का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है, तो राज्यसभा का अप्रूवल भी उनको ज़रूरी होता है। इट बिफोर एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यू एंड अल्टरिंग if alteration is needed the law initiated by the Lok Sabha, the members of the Rajya Sabha are elected by the elected member of the legislative assembly of various states there are 233 elected members plus 12 members nominated by the president। जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स हैं वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इलेक्ट किए जाते हैं। उसके 233 जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ साथ 12 जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से होता है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से होता है। इस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को खुद नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज टू कंट्रोल, गाइड and inform the government। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इसमें जो पार्लियामेंट है वाइल इन सेशन, जो पार्लियामेंट सेशन में होती है, बिगिंस विद द क्वेश्चन हावर। पहला जो घंटा होता है, फर्स्ट जो आवर होता है वो क्वेश्चन हार होता है। द क्वेश्चन हार इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिएट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो पहला जो घंटा होता है वो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला पार्लियामेंट में जाते ही जो फर्स्ट हार होता है वो एक क्वेश्चन हार नाम से जाना जाता है, जिसमें जो MPs होते हैं
वो उन्होंने कितना काम किया है, इस चीज़ की गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और ये भी एक इम्पोर्टेंट वे है जिसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। बाई आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू इट द शॉर्टकमिंग एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, दैट इज़ द एमपीज। और ये जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इससे गवर्नमेंट जो है उसको भी शॉर्टकमिंग मिल जाती है, और लोगों के जो विचार हैं इन एमपीज के थ्रू, लोगों के जो विचार हैं वो भी गवर्नमेंट तक पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके थ्रू या एमपीज के थ्रू। आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपीज। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर एमपी के लिए बहुत ही क्रूशियल टास्क होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं। द ओपोजिशन पार्टीज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द हेल्थ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो अपोजिशनल पार्टी जो होती है वो भी एक इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, एक क्रूशियल रोल वो अदा करती है। दे highlight backdrops in the various policies and the programs of the government and mobilize the popular support for their own policies। जो बैकडोज होते हैं गवर्नमेंट के, उसके थ्रू जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके थ्रू गवर्नमेंट को जो बैकड्राज होते हैं, जो उसकी गवर्नमेंट को फीडबैक तो मिलती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी के थ्रू जो ड्रॉबैक्स जो होते हैं, जो कमियां होती हैं, कुछ ऐसी दूसरी जो पॉलिसीज होती हैं, जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है। The government gets the valuable feedback and it kept on its toes by the questions asking by the MPs. In addition, in all matters dealing with the finance, the parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government. The MPs are representatives of the people, have a central role of the controlling, guiding and informing the parliament, and this is a key aspect of the functioning of the Indian democracy. जो गवर्नमेंट है, जो MPs से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन MPs के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी सारी फीडबैक मिल जाती है, और फीडबैक मिलने के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो भी सतर्क रहती है, और गवर्नमेंट सतर्क रहती है। इसके अलावा जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, उसमें जो पार्लियामेंट है उसकी मंजूरी, उसकी अप्रूवल भी इम्पोर्टेंट होती है, और वो अप्रूवल तभी मिल सकती है जब गवर्नमेंट को सारी फीडबैक मिलती रहे। उसके बाद कुछ दूसरे वेज भी हैं जो पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। द एमपीज और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव ए सेंट्रल रोल। जो एमपीज जो होते हैं वो भी अपना एक सेंट्रल रोल अदा करते हैं, जो गवर्नमेंट जो होती है उनको इन्फॉर्म करते हैं, और जो दूसरे जो एमपीज हैं वो गाइड करते हैं, कंट्रोल और इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वही पार्लियामेंट के थ्रू ही सारे काम होते हैं, क्योंकि ये इसकी की फीचर होती है इंडियन डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग। थर्ड जो है वो है लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग जो है एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये पार्लियामेंट का। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, कौन पीपल पार्लियामेंट को चलाते हैं, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में कहता है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेम्बर्स एज ऑल्सो मेम्बर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़। जैसे रूरल जो मेंबर्स होते हैं वो भी आजकल पार्लियामेंट में बहुत हैं, और रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनके भी बहुत सारे मेंबर्स आजकल पार्लियामेंट में। ग्रुप्स एंड द पीपल्स दैट विल
till now unrepresented are beginning to get elected to the parliament। जो ऐसे ग्रुप्स थे जिनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था उस टाइम पे, वो भी आजकल इलेक्ट होकर और वो पार्लियामेंट में आने लगे हैं। देयर हैज ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन द पोलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड द बैकवर्ड क्लासेस। जो डिफरेंट पार्टिसिपेशंस है, जैसे दलित्स हैं और दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनका भी आजकल जो पार्लियामेंट है उसमें पार्टिसिपेशन होने लगा है। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in the Lok Sabha elections in the different years। जो नीचे एक टेबल बना रखी है, इसमें इलेक्शंस के रिजल्ट को शो कर रखा है कि फर्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे 1951 से 2 में, उसमें इतने % वोट गिरे थे। जो फोर्थ लोकसभा इलेक्शन हुए थे 1967 में, उसमें इतने % वोटिंग हुई थी। ऐसे ही सभी का रेशो इसमें दे रखा है कि 77 में इतने % वोटिंग हुई थी, इतने में इतने % वोटिंग हुई थी। 2004 में 57.98% वोटिंग हुई थी, 2009 में इतनी हुई थी, 2014 में इतनी हुई थी। इस तरह से एक पूरी टेबल दे रखी है जिसमें वोटिंग का रेशो दिया गया है कि इतनी इस ईयर में और इतने % वोटिंग हुई थी इंडिया में। It has been observed that the representative democracy cannot be produce a perfect reflection of society। ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोई भी डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक रिफ्लेक्शन सोसाइटी में नहीं ला पाता है। देयर इज ए रियलाइजेशन दैट व्हेन द इंटरेस्ट एंड द एक्सपीरियंसेस सेपरेट as it is the important to ensure that the communities that have been historical marginalized are given adequate representative। क्योंकि जितनी भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनका भी कोई लीडर पार्लियामेंट में आए, क्योंकि एक ही जो लीडर है वो सभी कास्ट के लोगों को या सभी जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ होती हैं, वो उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं। With this in mind, some seats are reserved in the parliament for the SCs and STs। इसी बात को सोचते हुए पार्लियामेंट में कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है SCs और STs के लिए। SCs मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इन लोगों के लिए भी कुछ बैकवर्ड क्लासेस की जो जातियाँ होती थी, उनके लिए कुछ सीट्स को पार्लियामेंट में रिजर्व कर दिया गया है। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम these constituencies will be familiar with can represent the Dalit and आदिवासी interest in the parliament। इस तरह से कुछ जो MPs हैं, MPs जो हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज से आते हैं, तो कुछ जो MPs हैं वो दलित और आदिवासी जो लोग हैं वो भी अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी आजकल पार्लियामेंट में जाने लगे हैं। क्योंकि जो दलित और जो आदिवासी जो लोग हैं ये अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुई चीज़ों को अच्छी तरह से पार्लियामेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द वुमेन। और इसी बात को सजेस्ट करते हुए कुछ वुमेन्स के लिए भी कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया है, वुमेन के लिए भी कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है। दिस इश्यूज इज स्टिल बीइंग द डिबेट्स। 60 years ago only 4% of the MPs were women and today it is just about the 9%। ये कहते हैं कि 60 years ago 60 साल पहले जो हमारी 60 साल पहले हमारी पार्लियामेंट में सिर्फ 4% वुमेन ही होती थी, लेकिन कहते हैं कि आजकल 9% से अबव वुमेन हमारी पार्लियामेंट में है। दिस इज़ ए स्मॉल शेयर व्हेन वी कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हाफ वुमेन है और हाफ ही जेंट्स हैं, तो वुमेन की पॉपुलेशन को देखते हुए ये जो परसेंट है 9% एंड अबव, ये बहुत ही कम रेशो है। इट इज़ इश्यूज ऑफ दिस काइंड दैट द फोर्स द कंट्री टू आस्क द सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस। अनरिजॉल्व्ड कुछ
ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो नो इजी सॉल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन जो है वो इतना इजी नहीं होता है, जिसको अनरिजॉल्व कहा जाता है। क्वेश्चंस अबाउट वेदर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव एनफ, द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड working towards the answer is reflection of the strength and faith that the people in India have in a democratic form of the government। तो ये कहता है कि जो हमारी कंट्री है उसमें कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका आंसर पाना, जिनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना इतना आसान नहीं होता है, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उस ग्रुप के जो लोग होते हैं, मतलब एमपीज़ के थ्रू ही वो पार्लियामेंट में कर सकते हैं। और ये डेमोक्रेटिक फॉर्म, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसी की एक फॉर्म है। चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है, और इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ, कितने उसमें मेंबर्स हैं, तो ऑप्शन मिल सकते हैं 550 मेंबर्स, 545 मेंबर्स, 552 मेंबर्स या 545 मेंबर्स। तो हमारा आंसर होगा 545 मेंबर्स। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, लोअर हाउस कौन, पार्लियामेंट में कौन से हाउस को कहा जाता है, तो जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस कहा जाता है, और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहा जाता है। तो आ जाएगा, तो लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज द लोकसभा। In order to be elected as the member of the Lok Sabha, a person should be not less than fill in the blanks years of age। इसमें लोकसभा के मेंबर्स की ईयर्स पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के मेंबर्स की जो एज थी वो 25 ईयर्स थी, तो लोकसभा के मेंबर्स की हम ईयर बता सकते हैं 25 ईयर्स। और ये भी बन सकता है कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द राज्यसभा आर, या द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा आर इन द नंबर। तो अगर राज्यसभा की बात की जाए तो उसमें 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, और अगर लोकसभा की बात की जाए तो उसमें 5 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि द राज्यसभा इज फिलिंग द ब्लैंक्स, तो राज्यसभा कौन सी बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, नॉट परमानेंट बॉडी है। तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, तो हम लिख सकते हैं कि राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी। नेम, नेक्स्ट इज नेम द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज कौन से हैं, तो राज्यसभा एंड सेकेंड इज लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, तो आंसर आ जाएगा 552 मेंबर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द यूनिवर्सल सफ्रेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके फर्स्ट चैप्टर में, इसे फर्स्ट में भी सेकंड में भी किया था। यूनिवर्सल सफ्रेज क्या होता है, राइट टू वोट, मतलब जो 18 ईयर्स एंड अबव हो जाता है उसको वोट डालने का राइट मिल जाता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, एज नहीं, एज तो 18 एंड अबव ही होगी, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी रीजन से वो हो, चाहे कोई भी सेक्स हो, मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको एक वोट डालने का राइट मिल जाता है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज कहा जाता है। एक हमने क्वेश्चन हार की बात की थी, तो 2015 से पहले क्वेश्चन हार मैंने आपको बताया था कि सेशन जब पार्लियामेंट में जाते हैं उसका फर्स्ट हार जो है वो क्वेश्चन हार होता है। तो 2015 से पहले 12 से, मतलब 12 से 1 तक, 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता था उसको जीरो पीरियड कहा जाता था, और 2015 के बाद, 2015 के बाद इसको चेंज करके और ये क्वेश्चन हार बना दिया गया। और क्वेश्चन हार के बाद पहला जो हार होता है वो क्वेश्चन हार होता है, उसके बाद कुछ स्टार मार्क्ड क्वेश्चन का टाइम होता है, जिसको हम स्टार मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहा जाता है जिसको। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब जो एमपीज होते हैं उनको तुरंत ही ओरली रूप में देने पड़ते हैं। जैसे जब भी किसी ने अपोजिशन पार्टी के लीडर ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, उसका तुरंत उनको ओरली ही उनको आंसर देना पड़ता है। ऐसे ही उसके बाद एक रिटन हार होता है। रिटन हार में जो क्वेश्चंस पूछते हैं अपोजिशन पार्टी के, वो रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं और उसके आंसर भी उनको रिटन फॉर्म में ही मिल जाते हैं। इस तरह से
कुछ जो पार्लियामेंट है उसमें भर दिए गए। पार्लियामेंट के 3 कंसिस्ट हमने पढ़े थे, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और प्रेसिडेंट जो है इसको आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इतना मैं बता देती हूँ कि जो प्रेसिडेंट जो है 14th जो प्रेसिडेंट है हमारे, 14th जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो हमारे रामनाथ कोविंद हैं, श्री रामनाथ कोविंद। इनको फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है इंडिया का, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद को ही नहीं, कोई भी जो प्रेसिडेंट होता है उसको फर्स्ट सिटीजन इंडिया का कहा जाता है। ईट गुड, स्लीप गुड, स्टडी गुड एंड थिंक गुड।